नाज़रीन वेलकम बैक। अभी हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तस्सियाकार शुजात मुबारक। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी, कैसे हैं आप? वेलकम। जैसे कि आपको मालूम है मतलब आइंदा चंद रोज़ में कौमी असम्बली बजट पेश किया जाएगा। आवाम के लिए क्या वो फ़ायदेमंद होगा? बिल्कुल, अभी मैंने कल एक अखबार में कॉलम लिखा है कि जब भी बजट आता है तो उसमें आवाम की बड़ी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। बिलखुसूस मई के महीने में हिस्टोरिकली आप देखें तो आवाम बड़े उनकी पुरुमीद होते हैं कि आने वाला जो बजट है उनके लिए कोई बहुत रिलीफ लेके आ रहा है, या शायद कोई दूध या शहद की नहरें बहने वाली हैं। अच्छा। और इस्लामाबाद से जो है वो नहरें खुद चुकी हैं और वो नहर और शहद और दूध कराची तक पहुंचने वाला है। लेकिन होता यह है कि मैंने अपने कॉलम में भी और प्रोग्राम में भी अक्सर ये बताया कि देखें, हमें हक़ाइक़ देखने हैं। सही बात है कि अगर मेरी जेब में जितना पैसा होगा मैं उतना ही खर्च करूंगा। जी हाँ। इस वक्त गवर्नमेंट ने बजट की जो आउटले है वो तकरीबन 8.4 ट्रिलियन रुपीज़ यानी कि 8,400 अरब रुपए का तखमीना लगाया है कि जो टोटल हमारे एक्सपेंडिचर हैं उनमें से तकरीबन कोई 4,000 अरब के करीब हमारे कर्जा जात या उनकी मद में होने वाला इंटरेस्ट जो हम दे रहे होंगे वो उसमें अदा हो जाएंगे। इसका मतलब ये कि 4,000 अरब रुपए हमारे पास पीछे बच जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अहम बात यह है कि ये हमारे अखराजात का तखमीना है, उसमें से आमदनी हमें कितनी हो सकती है। जो गवर्नमेंट ने, मैं तो पहले भी मैंने कहा कि ये ओवर एम्बिशियस है, लेकिन उन्होंने जो टारगेट दिया वो कुछ 6,000 के करीब का है कि हम 6,000 या 5,900 अरब रुपए की वसूलियाँ हम करेंगे, बाकी डेफिसिट होगा हमारे बजट का। अगर चले हम फ़र्ज़ कर भी लें कि गवर्नमेंट 5,900 अरब रुपए वसूल कर लेगी, इसके बावजूद भी आपका अच्छा खासा बजट डेफिसिट होगा। बाकी आप देखें 4,000 अरब रुपए के बाद की जो चीज़ है, आपके डिफेंस एक्सपेंडिचर्स हैं, आपके पेंशन्स हैं, आपके और भी बहुत सारे अखराजात हैं जो कि गैर तरक्याती अखराजात है। उसके बाद जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जहाँ जो रिलीफ की बात आती है तो PSDP होता है। पिछले साल 650 अरब रुपए एलोकेट किए गए और इस साल कहा जा रहा है कि वो 900 या 1,000 अरब रुपए होंगे। अच्छा। पाकिस्तान में कोई भी एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आप बनाते हैं तो बड़े आराम से उसके 300-400 अरब रुपए उसमें निकल जाते हैं। बल्कि सिर्फ अगर आप ये कहें कि बादशाह डैम को अकेले को बनाने के लिए आपको 2 से 3 हज़ार अरब रुपए चाहिए। इसका मतलब ये कि अगर गवर्नमेंट सारे का सारा पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम सही तरीके से भी खर्च कर दे तो हम एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो अब पूरा पाकिस्तान कहाँ पे, मतलब आप देखें कि पूरे पाकिस्तान का कितना बड़ा हुजम है। तो जो 950 या 1,000 अरब है उससे तो कोई बहुत ज़्यादा खातिर खा आपकी ना इंफ्रास्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट आएंगी ना कोई बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि जो आपके मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया जा सके। तो इन तमाम हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए मेरा ख्याल है कि आवाम को बहुत ज़्यादा पुरुमीद नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ, बजट के हवाले से हम ओवरली ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं क्योंकि हम ये समझते हैं कि शायद बजट में गवर्नमेंट पता नहीं कहीं से पैसा लेके आएगी, वो खर्च करेगी वही पैसा जो हम टैक्सेस देते हैं। जब हम टैक्स नहीं देंगे तो गवर्नमेंट के पास भी कोई ज़राए आमदनी नहीं है कि वो कहीं और से ला के खर्च करे। तो बिल्कुल भी कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप नहीं होने जा रहा। आप थोड़ा बहुत मार्जिनल चेंजेस आएंगी और उसी तरह से जो बजट में कोई दूध और शहद की नहरें बहने का कोई वो है नहीं है सिलसिला। अच्छा जी, ज़बरदस्त। बड़ा मज़ेदार आपने कहा कि दूध और शहद की नहरें नहीं बहने वाली हैं। जैसे कि आपको मालूम है बजट का जो है उस पर इंडस्ट्रियल एरिया जो है, इंडस्ट्रीज़ जो है उनके लिए जो है रिलीफ देने का, बड़ा रिलीफ देने का जो है ऐलान किया है। तो क्या आपको लगता है अच्छा उनको रिलीफ मिलेगा? गवर्नमेंट का ये बड़ा इन पे क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि 4% हमारे सामने कि गवर्नमेंट ये कह रही पिछले साल हमारा 3.94% ग्रोथ थी और अब टारगेट कोई 4% का दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो ग्रोथ ज़्यादातर उन इंडस्ट्रीज़ में हुई है जो कि हमारी डोमेस्टिक डिमांड को कैटर करती है। यानी कि स्टील में आपकी ग्रोथ हुई है, आपके वो सेक्टर्स जो कि आपके सीमेंट सेक्टर हो गया उसमें ग्रोथ हुई है, कंस्ट्रक्शन में सेक्टर से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है उसमें ग्रोथ हुई है। यानी कि जो चीज़ हमने प्रोड्यूस की वो हमने लोकली उसको कंज्यूम कर दिया। तो अब आप पाकिस्तान का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो जो हमारी जो कंजम्पशन है, जो एक चीज़ को हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उसके अंदर आधे से ज़्यादा जो रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं। इसका मतलब ये कि हम इंपोर्ट करके चीज़ें बना रहे हैं,
बनाने के बाद लोकल कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस तरह की ग्रोथ से क्या होगा कि हम एक ग्रोथ एक हद से जब ज़्यादा बढ़ेंगे तो हमारी इंपोर्ट बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट पे फोकस करना चाहिए था। तो एक्सपोर्ट फोकस करने के लिए जो आपने सवाल किया कि इंडस्ट्रियल एरियाज स्पेशली जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं उन पे फोकस करें, बज़ाहिर अभी तक कोई स्पेसिफिक एक्सपोर्ट टारगेटेड कोई टारगेट गवर्नमेंट के नज़र नहीं आते, एक्सेप्ट फॉर द टेक्सटाइल। वो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट टेक्सटाइल में रेगुलेटरी कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, कुछ जगह पे रिलीफ दिया, लेकिन अगर आप ये कहें कि कुछ सब्सिडीज देंगे बहुत बड़ी, तो ऐसा कोई मामला नहीं है। अगर देते तो इससे हमारे मुल्क की मईशत को क्या फ़ायदा हो सकता है? देखें, ये तो ऑब्वियसली बात है कि आपको अगर सब्सिडी देंगे जो एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स हैं, सब्सिडी का ये मतलब नहीं कि आप उनको कैश दे दें। सब्सिडी ये हो सकती है कि आप उनको रिलीफ दे दें, आप उनको रेगुलेटरी इंप्रूवमेंट दे दें। बहुत सारे आपके जब आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं चीज़ें, तो बहुत सारे एक रेड टेपिज्म है वहाँ पर, देयर आर लॉट ऑफ प्रोसेसेस। जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स, उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। तो अगर ये रेगुलेटरी जो इश्यूज हैं इनको इम्प्रूव कर दिया जाए, जो आपके लॉ एंड ऑर्डर या लॉ रिलेटेड, इनके कस्टम से रिलेटेड या एक्सपोर्ट से रिलेटेड लॉज हैं, उनको अगर आप इम्प्रूव करें तो काफ़ी हद तक आप अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। एक बात। दूसरा ये कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं उनको आप लेवल प्लेइंग फील्ड दें। देखिए, हमारी जो टेक्सटाइल वाले हैं या कोई भी दूसरा सेक्टर ले लें, टेक्सटाइल है, लेदर है, आपके इवन जो फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड हमारे जितने प्रोड्यूसर्स हैं, वो दे आर पेइंग द हाइएस्ट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गैस। आपकी बिजली की हाईएस्ट कॉस्ट वो पे कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की हाईएस्ट पे अमंग द रीजन, इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल बिजली की। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, इवन चाइना में तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रिलीफ दिए गए हैं। अब आप हाईएस्ट कॉस्ट देने के बावजूद भी इस वक्त हमारी प्रोडक्ट्स वॉलमार्ट के, टारगेट के और दुनिया के बड़े बड़े जो रिटेलर्स हैं उनकी शेल्फ में आप हमारी प्रोडक्ट दे सकते हैं। इसका मतलब ये कि हमारे यहाँ पोटेंशियल तो मौजूद है। अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट इनको टारगेट करे, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं इनको थोड़ा सा रिलीफ दे, तो काफ़ी हद तक हम अपनी एक्सपोर्ट को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आपको पता है वफाकी हुकूमत जो है पेंशन के हवाले से भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उसमें भी इजाफा करें। तो आप बताएं, जिस तरह से पेंशन में कई टाइम से नहीं हो पा रहा था, तो आपको लगता है कि इजाफा होगा? देखिए, पेंशन और तनख्वाहों का बहुत ज़्यादा पिछले साल भी इतना इजाफा नहीं हुआ। अब भी लोग कह रहे थे कि क्या एक्सपेक्टेशन है पेंशन्स की, और जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी सैलरीज में इजाफा होगा या नहीं होगा। जो अभी बजट के जो शेडो बजट समझ लें या जो न्यूज़ आ रही है सामने बजट के हवाले से, वो ये है कि 10 to 15% इंक्रीज इन सैलरीज एंड पेंशन। बल्कि ये कुछ हमारे दोस्त हैं, साफ़ी हैं, उन्होंने एक एक्सक्लूसिवली मुझे फ़ोन करके बताया कि ये 10 to 15% की तजवीज़ दी गई है। अभी ऑफिशियल नहीं है, जो बजट पे मैंने चल भी रहे हैं कहीं देखा था एक जगह पे ऐसा तो था। मेरा ख्याल है कि 10% तक पेंशन्स को बढ़ाएंगे और सरकारी मुलाजमीन की सैलरीज 15% तक बढ़ाएंगे। ये खबर चल रही थी कि 25% तक इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन कोई ऐसा मामला है नहीं। 15% तक मैक्सिमम वो सैलरीज बढ़ा रहे होंगे। इसकी भी बड़ी वजह यह है कि हमारे पास IMF के शेडो में, IMF की मौजूदगी में जब आप बजट बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा आप रिलीफ नहीं दे सकते, बहुत ज़्यादा आप सैलरीज को, पेंशन्स को इंक्रीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि IMF का फोकस ये होता है कि आप अपने एक्सपेंडिचर्स को, स्पेशली नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स को कम करें, उनको कर्टेल करें, रेवेन्यूज़ को इंक्रीज़ करें, ताकि आपका जो डेफिसिट है वो कम रहे। इस वक्त हमारा बजट डेफिसिट 6% से ऊपर जा रहा है, यानी कि आम आदमी के लिए कि हमारी जो आमदनी है वो कम है और हमारे अखराजात ज़्यादा हैं, तो हमें उधार लेना पड़ता है अपने अखराजात को पूरा करने के लिए। तो अब अगर रिलीफ ज़्यादा देंगे तो उसका मतलब आपको ज़्यादा उधार लेना पड़ेगा, आपको ज़्यादा नोट छापने पड़ेंगे, तो उससे मुल्क में इन्फ्लेशन आता है और बहुत सारी बुराइयाँ आती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की ये कोशिश होती है और उनको एडवाइस भी ये किया जाता है कि आप बहुत ज़्यादा गैर तरक्याती अखराजात पर फोकस ना करें, उनको कम करें। इससे जाहिर है कि आम आदमी मुतासर होता है 10% पेंशन इंक्रीज़ करने से। और ये भी देखें, अगर पेंशन है भी 2000, 3000, 4000 रुपये पेंशन होती है, उसमें अगर आप 10% भी इजाफा कर देंगे तो बहुत खातिर खा रिलीफ नहीं मिलता। तो ये तो एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। ठीक है, कोरोना वायरस से हमारे मुल्क की मैशत को कितना नुकसान पहुंचा है? कोरोना के हवाले से बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि गवर्नमेंट की जब भी कोई उनकी स्पीच होती है, जब भी वो बात कर रहे होते हैं, तो एक चीज़ को हमेशा मेंशन करते हैं, वो कोविड है। बल्कि एक और टीवी प्रोग्राम में मैंने आज से 6-8 महीने पहले कहा था कि जब भी ग्रोथ की बात आएगी, जब भी माशी नाकामी की बात आएगी, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है वो ये कहेंगे कि ये कोविड की वजह से हो गया। तो बहुत सारी जाहिर है कि कोविड की वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हमारी मईशत को, लेकिन हमें उसके कुछ फ़ायदे भी हुए हैं। अब आप कहेंगे कि फ़ायदे कैसे हो, जैसे इंडिया में इस वक्त इकनॉमिक ग्रोथ
जो कि बड़ी अनफॉर्चुनेट है। इंडिया में कोविड फैला, हमें बहुत हमदर्दी है, वहाँ पे बहुत सारी जानें ज़ाया, लेकिन उनका ग्रोथ रुक गई, उनकी इंडस्ट्रीज ऑर्डर नहीं दे पाई, तो वो ऑर्डर शिफ्ट हुए किसी हद तक पाकिस्तान की तरफ, बांग्लादेश की तरफ, या वो कंट्रीज जहाँ पे कोविड कम था। तो आपकी जो बूस्ट थोड़ा सा मिला, या आपकी डिमांड फॉर जो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स थी वो बढ़ गई। इसी तरह से और भी कोविड ने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ में हमें प्रोवाइड की हैं टेक्नोलॉजी में। आप देखें कि आज से 2 साल पहले 2019 में आप किसी भी स्टूडेंट को पूछें कि जूम क्या था, या उससे कहें कि हमें एक वर्चुअल मीटिंग करनी है, तो ये कॉन्सेप्ट एक बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट समझा जाता था। अब एक एक बच्चा, आपके इवन जो रूरल एरियाज़ में बच्चे जूम के थ्रू क्लासेस ले रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, घर से बैठ के क्लासेस ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि जो टेक्नोलॉजी को हम बहुत ज़्यादा हमें एक्सपोज कर दिया गया कोविड की वजह से, और ये एक पॉजिटिव चीज़ है। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि इसको हम किस तरह से पॉजिटिवली यूटिलाइज कर सकते हैं, स्पेशली इन द प्रेजेंस ऑफ द ई-कॉमर्स और जो इस तरह की जो डेवलपमेंट्स हैं वो हो रही हैं। ठीक है, के इलेक्ट्रिक का जिन बेकाबू है, कराची की आवाम परेशान है, आप बिलों में जैसे आपको पता है ओवर बिलिंग है, तो सिंध हुकूमत ने इसके ऊपर भी किसी किस्म का कोई जो है मतलब के इलेक्ट्रिक के ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की है। तो मतलब कब तक ये सब चीज़ें रहेंगी, कब कराची की आवाम को सुकून का चैन मिलेगा, कब वो सुकून की सांस लेंगे? अच्छा, ये वो सवाल है कि मतलब बहुत ही पिछले कई अरसे से हम पूछते भी आ रहे हैं, उसका जवाब बताते भी आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी पूछते रहते हैं। याद है कि एक दफ़ा बजट ट्रांसमिशन में शब्बो ज़ैदी साहब बैठे हुए थे। उस वक्त वो के इलेक्ट्रिक के ही वाज रिप्रेजेंटिंग द के इलेक्ट्रिक, तो उन पे कोई सरचार्ज लगा, तो मैंने उनसे ये पूछा कि ये क्यों, ये के इलेक्ट्रिक ऐसा क्यों कर रही, तो बड़ा उन्होंने शद्दोमत से उसको के इलेक्ट्रिक को सपोर्ट किया कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, सारी चीज़ें ये। लेकिन 2 साल के बाद जब वो आए गवर्नमेंट में, तो वो उसी के इलेक्ट्रिक को क्रिटिसाइज कर रहे थे। मसला ये है कि के इलेक्ट्रिक के पास प्रोडक्शन कैपेसिटी बिल्कुल पूरी है, उनको ऐसा नहीं है कि उनको कोई इशू हो इन टर्म ऑफ द प्रोडक्शन। प्रॉब्लम उनको ये है कि जब भी उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो वो जानबूझ के अपनी प्रोडक्शन को हाल्ट कर देते हैं, रोक देते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, और थोड़ा सा वफाक पे ही प्रेशर डालते हैं कि हमें वो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बढ़ाएं ताकि सस्ती बिजली वहाँ से मिलेगी, तो वो आगे आवाम को यहाँ पे ट्रांसमिट कर सकते हैं, जिससे उनको फ़ायदा होगा। तो मैं तो ये समझता हूँ कि कई के जितने भी अभी ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये मैनिपुलेटेड हैं जानबूझ के। अगर आपके प्रोग्राम में अगर कई के जो स्पोक्स पर्सन जो भी आते हैं तो आप उनसे डिस्कस करें, और इवन कई और प्रोग्राम में भी वो आए हैं, हमने सवाल किया, वो फ़ोन छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि दिस इज अ मैनिपुलेटेड पावर शॉर्टेज। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पावर शॉर्टेज हो रही है उसकी वजह से हो, दिस इज़ ऑल बीइंग मैनिपुलेटेड। ठीक है, तो ये बिजली के बिलों में कब रिलीफ मिलेगा, कुछ आइडिया? मतलब ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से बिजली इतनी महंगाई, मतलब बिजली के बिलों में इतनी इजाफा हो चुका है? देखें, रिलीफ तो दूर की बात, आप ये देखेंगे बिजली के बिल मिलते कब हैं हाउस होल्ड को। आम तौर पे 21, 22 या 23 को बिजली का बिल आपके घर पे आता है, और 26, 27 की फाइनल डेट होती है, और अगर आप उस डेट तक बिल नहीं देंगे तो आपको जुर्माना देंगे। अब आप कोई भी बंदा हो जिसकी कितनी भी सैलरी क्यों ना हो, जो सैलरीड क्लास है, उस सबको पता है कि आखिरी दिनों में उनके पास इतनी सेविंग नहीं होती कि वो बिजली का बिल दे सकें। तो जानबूझ के बहुत दफ़ा हमने ये केस उठाया कि यार आप इसको आप 2, 3, 4 तारीख को बिल भेजा करें जब लोगों के पास सैलरी आ जाती है, ताकि वो बिल दें। लेकिन ये मैनिपुलेटेड अगेन, उनकी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जितना ज़्यादा लोगों से ऊपर हम ले सकें वो लें। और आप देखें, आप किसी पर, मैं ये वैसे कोई क्लेम नहीं कर रहा, आप किसी का भी बिल उठा लें, अपनी टीम में से किसी शख्स को कहें वो अपना बिल दे, पता चल जाएगा कि वो 20, 21, 22 को वो बिल दे रहे होते हैं, 26, 27 की डेट होती है, जो कि आपको उसके बाद आपको फाइन लगना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जैसे कि आपको पता है लोड शेडिंग जो है, मतलब 8-8 घंटों की लोड शेडिंग हो चुकी है, उसके बावजूद जो है बोला जाता है कि मतलब बिजली के बिलों में हम इजाफा करेंगे, लेकिन फिर भी लोड शेडिंग की वजह से बिजली के बिल तो मतलब इजाफा क्या, मतलब सॉरी, कम करने का क्या, इजाफा ही हुआ जा रहा है, और लोड शेडिंग भी कंट्रोल में नहीं हो रही है, कंट्रोल नहीं हो पा रही है इन लोगों से। तो ये मतलब कब तक इस तरह का रहेगा? मैंने अभी पिछले भी अपने शो में कहा था कि सिंध गवर्नमेंट कहती है आवाम घरों में रहे, लेकिन के इलेक्ट्रिक मजबूर कर देती है आवाम को बाहर निकल पे। ये बड़ी ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपका कि सिंध गवर्नमेंट घरों में मजबूर करती है कि आप रहें, और ऊपर से जब ना पंखा चलेगा ना एसी, कुछ भी नहीं है, तो आप कैसे घर पे रहेंगे। तो उस वक्त तक ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक पाकिस्तान में कार्टेलाइजेशन ख़त्म नहीं होती, जब तक ये जो ग्रुप बन जाते हैं और इन ग्रुप्स को ऊपर पॉलिटिकल एलीट्स की, पॉलिटिकल जो हमारे सियासतदान हैं, मिनिस्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जब तक वो इनको पैट्रोनेज करते रहेंगे, ये केई का इसी तरह मामला, ना सिर्फ केई बल्कि जितने भी दूसरे
आपके इदारे हैं वो इसी तरह से चलते रहेंगे। वाटर बोर्ड से लेके और जो दूसरे इदारे हैं सबके अंदर सिलसिला ये है कि उन्होंने कार्टलाइजेशन की हुई है, ग्रुप्स बने हुए हैं, मखसूस लोगों को तो वो फ़ायदा पहुंचाते हैं, लेकिन जो आम आवाम है, जो आम पब्लिक है, उनके लिए वो उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, क्योंकि पता है कि उनको ये पता है कि उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो उनको अकाउंटेबल करने वाला है वो ऑलरेडी उनके साथ बैठा हुआ है। तो जब तक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्ट्रांग नहीं होगा, जो कि बाज़ाहिर तो अभी तक तो नज़र नहीं आता और आइंदा चंद सालों में भी नज़र नहीं आता कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इम्प्रूव हो पाएगा, तो उस वक्त तक सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। बिल्कुल ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। मैं ब्रेक के बाद एक इम्पॉर्टेंट सवाल करूंगी, मैं चाहती हूं कि इसका जवाब जो है मैं शुजात मुबारक साहब से लूं कि क्या के इलेक्ट्रिक के अलावा कोई और ऐसी कंपनी होनी चाहिए जिससे आवाम को रिलीफ मिले। छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे कि मेरा सवाल था ब्रेक से पहले मैंने किया था, क्या के इलेक्ट्रिक के अलावा कराची में मतलब मुल्क भर में एक और इस तरह की कंपनी होनी चाहिए जो कि के इलेक्ट्रिक को जो है बीट कर जाए? जी देखिए, असल में जो के इलेक्ट्रिक या जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनीज हैं उनको एक इनकी नेचुरल मोनोपोली है। नेचुरल मोनोपोली इस तरह से कि ट्रांसमिशन लाइंस वो जाहिर है कि इनके पास ही है, और अगर कोई नई कंपनी आएगी जो कि पावर डिस्ट्रीब्यूट करे तो उसको अगेन नई ट्रांसमिशन लाइंस बिछाना पड़ेंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इकोनॉमिक्स की टर्म में इसको नेचुरल मोनोपोली कहा जाता है। ऐसी सूरत में जब नेचुरल मोनोपोली होती है किसी कंपनी की, तो स्टेट का ये काम होता है कि वो बड़ा इफेक्टिवली उसके ऊपर नज़र रखे। इवन के आप जो दुनिया के वो मुल्क जिनको कैपिटलिस्ट कंट्री कहा जाता है, जहाँ जहाँ पे ये कहा जाता है कि आज़ाद मईशत होनी चाहिए, वहाँ पर भी स्टेट की बड़ी गहरी नज़र उन कंपनीज पे होती है जिनके पास नेचुरल मोनोपोली होती है। क्योंकि आप देखें, आप जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस हैं वो कोई और नई कंपनी तो नहीं बिछा सकती, वो खंबे और लाइनें वो तो नहीं लेके आएंगे। जी हाँ। तो अब स्टेट का काम ये है कि वो इनके ऊपर नज़र रखे। अब हो क्या सकता है, अगर कई ये कह रही है कि जी इनसे महंगी बिजली प्रोड्यूस हो रही है, तो जो प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स हैं वो बहुत सारे हैं, वो इनको प्रोड्यूस करके बिजली इनको दे सकते हैं और दे रहे हैं। छोटे पैमाने पे मैं जानता हूँ कुछ ऐसी कंपनीज को, वो बिजली प्रोड्यूस करते हैं अपने यूज़ के लिए, जो एक्सेसिव बिजली होती है वो इनको दे रहे होते हैं, इनको बेच रहे होते हैं। बल्कि आम आदमी भी ये कर सकता है। मैं आम आदमी को बता दूं कि अगर आपने सोलर पैनल लगाए हुए हैं और आप सोलर पैनल से बिजली आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो एक्सेसिव बिजली होगी वो मीटर लगता है, वो दोबारा आपका मीटर रिवर्स हो जाता है, आप बेच सकते हैं आप गवर्नमेंट को। अगर आपने फॉर एग्जांपल 100 कंज्यूम किए यूनिट के और आपने सोलर पैनल के थ्रू 200 वापस कर दिए, तो आपको जो एक्सेसिव 100 यूनिट्स होंगे उसका वो आपको पे भी करेंगे। तो ये इसका मैकेनिज्म मौजूद है, इवन जो आम हमारे यूजर्स हैं वो कर सकते हैं। तो मेरी तो गुजारिश ये होगी कि हमें जो सस्टेनेबल जो पावर सोर्सेज हैं वहाँ पे जाना चाहिए। जो हमारे जो सार्फिन जो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, दे कैन गो फॉर द सोलर पैनल्स, या दूसरी जो बाहर थोड़े से सब उसमें लोग हैं वो विंड पैनल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा हमारा जो मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रिसिटी है उससे हमारा जो इन्हेंस है या जो डिपेंडेंस है वो कम हो। लेकिन ये तमाम चीज़ें इसका हल नहीं है। हल यही है कि गवर्नमेंट को इफ़ेक्टिवली केई को रेगुलेट करना है। गवर्नमेंट के लोग देखें इनकी कॉस्ट क्या है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, डिमांड कितनी है और क्यों प्रोडक्शन नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल, अब गवर्नमेंट के अपने स्टैट्स ये कह रहे हैं कि जो बिल्कुल पावर डिमांड और सप्लाई में कोई गैप नहीं है, कोई पावर शॉर्टेज टेक्निकली नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कई दफ़ा 70% शहर कराची अंधेरे में डूबा होता है। ठीक कह रहे हैं। इसकी वजह ये है कि कोई डेलिब्रेट अभी कुछ दिनों पहले ही ऐसा हुआ था कराची, और ये एक दिन नहीं बार बार ऐसे हो रहा है। जी हाँ। तो ये डेलिब्रेट, अच्छा जो इसकी समझ में आती है चीज़ वो ये कि जब केई प्रोड्यूस करता है फर्नेस ऑयल से, तो इनको कॉस्ट पर यूनिट महंगी पड़ती है, वफाक से जो लेते हैं वो सस्ती पड़ती है। तो जब ये खुद प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो ये रोक देते हैं, अपना प्लांट बंद कर देते हैं। जब वफाक से आती है तो उसी को रिले करके आगे आम सार्फिन को दे देते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को स्पेशली इसमें थोड़ा सा वो करना चाहिए, अपना रोल प्ले करें। क्योंकि फिर लोग बातें करते हैं, लोग ये कहते हैं कि गवर्नमेंट के लोग इसमें शामिल हैं। अब पता नहीं इसमें किस हद तक ये दुरुस्त है, लेकिन अब आप जिससे भी पूछें वो कहते हैं कि इनको पैट्रोनेज है गवर्नमेंट ऑफ सिंध के लोगों की, इनको पैट्रोनेज है फेडरल गवर्नमेंट के लोगों की, जानबूझ के केई को कुछ नहीं कहा जाता। तो इस क्लेम को, लोगों के क्लेम को रद्द करने के लिए गवर्नमेंट को आना चाहिए। गवर्नमेंट केई को देखे कि
उसको इन्वेस्टिगेट करे कि क्यों ये नहीं कर रहे। गवर्नमेंट के पास लॉ इन्फोर्समेंट से लेके इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज भी मौजूद हैं, वो जाके देख सकते हैं, एक्सपर्ट्स भी हैं, कोई इतना ऐसी चीज तो है नहीं जो कि इन्वेस्टिगेट ना की और जा जो सके। इतना लाखों रुपए जो ये ओवर बिलिंग चार्ज कर रहे हैं, तो वो सब कहाँ जा रहे हैं? अब ये एक अगेन एक बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स है। ओवर बिलिंग की जाती है और फिर ओवर बिलिंग के बाद अगर आप केस जीत भी जाते हैं तो वो आपको 5 साल में, 6 साल में, या कई दफ़ा आपको कई साल लग जाते हैं अपने बिल को एडजस्ट करवाते हुए। पहली बात तो ये कि अगर आपकी ओवर बिलिंग हो गई तो आप 2-3 महीने 4 महीने तो चक्कर लगाते रहेंगे। उसके बाद उन्हें फिर एडजस्टमेंट कर दिया, फिर आपको या तो वो आपके बिल के अगेंस्ट, फ्यूचर बिल के अगेंस्ट उसको एडजस्ट कर देंगे कि जी ठीक है आपके अगले महीनों के बिल हो गए, या फिर अगर वो आपको रीपे करते हैं तो वो फिर एक अगेन नई कहानी शुरू हो जाती है। 1-1.5 साल 2 साल आपको लग जाते हैं अपनी पेमेंट को वापस करने में या उसको एडजस्ट करवाने में अगर आपने बिल नहीं दिया तो ये तो एक इट्स अ, लोग तो ये कहते हैं कि ये जानबूझ के करप्शन का बाजार गर्म करने के लिए ओवर बिलिंग की जाती है, डेलिब्रेट ओवर बिलिंग की जाती है ताकि लोगों को फंसाया जाए। उसमें एक और बात भी जो कि केई को खुद इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए कि अगर केई के मुलाजमीन की किसी के साथ कोई जाती रंजिश है तो वो उसको भी ओवर बिलिंग में डलवा के हाँ, उसको घसीटता है और वो लगे रहते हैं बेचारे कई महीने जो है उसको है। एडजस्ट करवाते रहते हैं। जी ये तो है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है जिस तरह से ये एक मौजूद इदारा हुआ करता था और मतलब जिस तरह से कई सालों पहले की अगर मैं बात करूं तो मतलब आवाम भी खुश थी कि इलेक्ट्रिक मतलब जैसे KESC था मेरे ख्याल से, तो वो उस वक्त जो है ये मतलब इस तरह की कंप्लेंट्स नहीं आती थी, ओवर बिलिंग भी नहीं हुआ करती थी, कई घंटों की लोड शेडिंग भी नहीं हुआ करती थी। लेकिन जब से KE बनी है तो बहुत ही ज़्यादा आवाम परेशान हो चुकी है, इससे हमारे इंडस्ट्रीज को भी कितना नुकसान हो रहा है और आवाम तो है ही परेशान। ये एक क्लासिकल एग्जांपल है जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन फेल हुई है। आमतौर पर ये कहा जाता है कि आप प्राइवेटाइज कर दें, प्राइवेट हाथों में कोई चीज़ दे दें तो वो आपकी उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। स्टील मिल का भी, PIA का, पोस्ट ऑफिस का, रेलवे का, सबका यही गवर्नमेंट को सोल्यूशन बताया जाता है। लेकिन कुछ केसेस में जैसे KE है तो आप देखेंगे ये क्लासिकल फेलियर ऑफ प्राइवेटाइजेशन है। आपने प्राइवेटाइज की एक चीज़ और उसके बाद वो उसकी जो एफिशिएंसी इन टर्म ऑफ के वो जो प्रोवाइड करे इलेक्ट्रिसिटी वो बिल्कुल बैठ गई है। और अभी आप सनतकारों से मिल लें, आप कोई और बिजनेसमैन से मिल लें, उनकी एक ही कंप्लेन है कि अगर या तो ओवर बिलिंग की जा रही है या कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा है या फिर बिजली आती ही नहीं है। तो अब मुझे तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ ना होने की एक बड़ी वजह हमारी इलेक्ट्रिसिटी और स्पेशली KE का रोल है। इस पे तो लोगों को रिसर्च स्टडीज़ करनी चाहिए कि ये देखें कि KE के अपने रिस्पॉन्सिबल रोल ना प्ले करने की वजह से किस हद तक हमारी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा है। लोगों को खामखा में अल्टरनेट इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेज की तरफ जाना पड़ रहा है। बिलियन ऑफ रुपीस इंडस्ट्रीज को इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, जनरेटर्स लेके आ रहे हैं दूसरी चीज़ों में। तो अगर ये बेहतर तरीके से बिजली देंगे तो किसी को क्या जरूरत पड़ी है कि वो इतने बड़े पावर जनरेटर्स परचेज करके, मतलब ये भी अलग एक्सपेंसेस है ना। आप ये देखें अगर जनरेटर है तो उससे ऑयल या फिर गैस के ऊपर यही होता है। तो मतलब जब एक आदमी अगर सीधे तरीके से अपना बिल भर दे, अगर KE इलेक्ट्रिक आवाम के साथ ताउन करे तो फिर इस तरह की बाकी झंझट में जाने का तो फिर वो होगा ही नहीं। आवाम को क्या शौक है इस तरह के टेंशन लेने का। इस वक्त आप देखें जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं पाकिस्तान में, जो बड़े मैन्युफैक्चरिंग, इवन जो मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, सबके पास अपने पावर जनरेटर हैं। मिलियन ऑफ रुपीस की एक जो नॉर्मल पावर जनरेटर है वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ का आता है। फिर उसके अंदर फिर उसको मेंटेन करना, फिर उसके अंदर ल्यूब्रिकेंट्स, पेट्रोलियम, वो जो भी चीज़ें, डीजल वगैरह, उसको करने के लिए एक अच्छी खासी कॉस्ट भी है, कॉस्ट, और फिर साथ में एक झंझट है पूरा। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई अनइंटरप्टेड आए KE की तरफ से तो उनको क्या ज़रूरत है करने की कि वो पूरे इतनी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट वो कर रहे होते हैं और महंगी भी पड़ती है ऑब्वियसली। तो फिर लोगों ने क्या किया हुआ है कि यहाँ से जब KE होती है तो यहाँ पे वो इस सप्लाई को यूज़ करते हैं, जब ये जाती है तो फिर देन दे आर शिफ्टिंग टू जनरेटर्स। लेकिन अगेन इसमें भी बड़े प्रॉब्लम होते हैं। टेक्सटाइल के बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर हमारा कोई प्रोडक्शन लाइन पे हम चल रहे हैं और एक दफ़ा इलेक्ट्रिक को ब्रेक डाउन आ जाए तो जो भी हमारी चीज़ें प्रोडक्शन में होती हैं वो सारी की सारी तबाह हो जाती हैं, क्योंकि हमारी उसमें फॉल्ट आना शुरू हो जाता है। कह रहे हैं आज शुजात बार साहब, आप हमारी नाज़रीन के लिए, हमारे आवाम के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, बजट नज़दीक है, बजट के हवाले से मेरा एक ही पैगाम है कि हमें हम उम्मीदें भी लगाते हैं, तनकीद भी करते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा अपना टैक्स की तरफ भी हमें अपना रवैया बेहतर करना होगा। सबसे पहली बात हुई कि हमें सबको कोशिश करें कि हम फाइलर बने और हम अपना टैक्स दें। देखिए, जब तक हमारे टैक्स के रेवेन्यूज़ नहीं बढ़ेंगे हम बैठ के गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज तो करते रहेंगे, लेकिन कभी भी हमारे ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता। अगर हमारे रेवेन्यूज चलें
6000 से 10,000 बढ़ जाए, $2000 2000 अरब की करप्शन ही क्यों ना हो, लेकिन जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कम से कम कुछ ना कुछ तो लगेगा। तो इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम टैक्सेस कोशिश करें कि जिस हद तक टैक्स दे सकते हैं वो टैक्स दें, और अगर कोई बंदा टैक्स चोरी कर रहा है तो आप रिपोर्ट करें या एटलीस्ट उसको सोशल मीडिया उसके ऊपर बताएं कि ये लोग जो हैं वो टैक्स चोरी कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शुजात मुबारक साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तज़कियाकार। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज का आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मुझे, मेरी पूरी टीम, जो हमारे गेस्ट आते हैं उनको दुआ में याद रखिए। हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।